गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस इन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारा जो मेन मैट्रिक्स का एप्लीकेशन है अभी हम इसको लीनियर इक्वेशंस के सॉल्विंग में पढ़ेंगे। कंसीडर a system of m linear equations in an unknown given as, ये आपकी कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। कितनी इक्वेशन है आपकी? ये इक्वेशन है आपकी m लीनियर इक्वेशन है और n अननोन है। तो इससे पता चलता है कि आपके जो नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो हर जगह इक्वल नहीं होंगे। कहीं कहीं क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ आपकी जो इक्वेशंस हैं वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इसमें हम ये पता करेंगे कि इसके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे, डिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से इक्वेशंस देख लीजिएगा। ऑपरेशन रिसर्च में भी सेम ऐसे ही इक्वेशंस आप पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस। तो a11 x1, a12 x2, a1n xn इज इक्वल टू b1। इसी तरह से a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2। इस तरह से हमारी कितनी इक्वेशंस है? आपकी m लीनियर इक्वेशन है और n आपके क्या है? नंबर ऑफ अननोन है। ये x1 x2 कितने दिए हुए हैं आपके? n है। ये जो एज है सबके साथ ए वाले कॉफिशिएंट जो लगे हुए हैं a11 a12 a1n, ये जो ए वाले कॉफिशिएंट है, ठीक है, ये सारे क्या है आपके कांस्टेंट है। इसी तरह से b1 b2 अप टू bn, ये क्या है आपके? ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पर x1 x2 अप टू xn, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके? अननोन कहलाएंगे। ठीक है, इन x1 x2 और xn अप टू xn तक की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, कि बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इक्वेशन किस तरह से लिख रहे हैं। a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पर a क्या है? a11 a12 अप टू डॉट a1n, इसके सारे के सारे हमने जितने भी कॉफिशिएंट्स थे वो हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स A में हमने लिख दिया m इंटू n मैट्रिक्स, m रोज और n कॉलम्स, ये हमने एक A मैट्रिक्स A फॉर्म की। इसी के साथ x, कैपिटल X कितना है आपका? x1 x2 अप टू xn। अच्छा, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स कितनी है आपकी? ये एक आपकी एक ही कॉलम है इसमें, और रो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो एक कॉलम और रो कितनी है? सॉरी, n रोज है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह से b इज इक्वल टू b1 b2 अप टू bm, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी? m है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है आपका? 1 है। तो ये आपकी दो कॉलम मैट्रिक्स इस तरह से बन रही है। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा a इंटू एक्स, यहाँ पर m क्रॉस n और n क्रॉस 1, इन दोनों को आप एक साइड में क्रॉस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स a इंटू एक्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे m क्रॉस n की 1 की मैट्रिक्स बचेगी। और देखिए इज इक्वल टू b, ये भी कितनी आ रही है? m क्रॉस 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ से पॉसिबल है। Here A is called coefficient matrix, यहाँ पर A को हम क्या कहेंगे? coefficient matrix कहेंगे। And A is to B, इसको यहाँ से ध्यान से इस वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। A is equal to आता है, सॉरी, A is to B, यहाँ पर कितना है? A मैट्रिक्स A की जो थी वो कितने की थी आपकी? m क्रॉस n की थी। B कितने की थी आपकी? B आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स थी, वो थी आपकी m क्रॉस 1 की। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम देखेंगे, या इस टू का साइन लगाया हुआ है a इज टू बी, तो ये मैट्रिक्स आपकी एक कॉलम आपका क्या हो गया? उसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो a इज टू बी इज, ये आपकी मैट्रिक्स कितनी बन गई आपकी? m क्रॉस n प्लस 1। पहले n कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स थे, अब उसमें एक कॉलम हमारा ऐड हो गया, तो ये n प्लस 1 कॉलम आ गया। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वेयर AUG, ऑगमेंटेड को हम शॉर्ट में ऑग करके लिख देते हैं, ऑग A कैन बी रिटन एज, इसको किस तरह से लिखेंगे? ऑगमेंटेड A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमारी A हो गई और इसके साथ हमने यहाँ क्या ऐड कर लिया? इस टू के साइन के साथ यहाँ b1 b2 अप टू डॉट 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 bm। कितने साइज की है मैट्रिक्स? ये है मैट्रिक्स आपकी m क्रॉस n प्लस 1 साइज की, यहाँ पर ये मैट्रिक्स बनी है। ठीक है, एनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन्स x1 x2 अप टू xn विच सेटिस्फाइज 1, इक्वेशन नंबर 1, कोई भी सेट ऑफ अननोन होगा जो आपका इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा, वो इक्वेशन नंबर 1 का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि x1 x2 की जो वैल्यूज, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1, ये वाली है इक्वेशन नंबर 1, इसको जो भी आपका सेट ऑफ वैल्यूज x1 x2 की हमारी सेटिस्फाई करेंगी, वो क्या कहलाएगी आपकी? वो आपकी x1 x2 अप टू xn की वैल्यूज जो है वही इनका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हमें
आगे ये देखना है कि ये सॉल्यूशन जो है इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। इसके साथ ही जो इसका सॉल्यूशन आ रहा है वो यूनिक आएगा या इसके मल्टीपल आपके सॉल्यूशंस आएंगे, ये हम इसके लिए कंडीशंस देखेंगे। तो आपने अभी सीखा कि कोई भी इक्वेशन जो है हमारी कितनी है, m लीनियर इक्वेशन है और n अननोन की इक्वेशन है, उसको हम a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, जहाँ a को क्या कहते हैं हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, b आपकी मैट्रिक्स है और इसके साथ आपकी a इज टू b, अगर हम a और b को साथ लिखते हैं तो उसको मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसकी जो है वैल्यू कितनी, मैट्रिक्स के कॉलम कितने हो जाते हैं यहाँ पर n+1 कॉलम हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये है नोट लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज सॉल्यूशन इफ b बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन ऑफ कॉलम ऑफ a और इफ द कॉलम ऑफ a स्पैन r की पावर m देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। ये नेट में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक बार गेट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमारी दी हुई इक्वेशन नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। तो ये सॉल्यूशन केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब b आपका लीनियर स्पैन ऑफ कॉलम ऑफ ए को बिलोंग करेगा, इफ कॉलम ऑफ ए यानी कि ए का कोई कॉलम जो ए के कॉलम जो है वो आर की पावर एम को आपको क्या करेंगे, स्पैन करेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तभी आपका सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा। ये आपका लीनियर अलजेब्रा में आप उसको बिल्कुल एलाबोरेट तरीके से आगे पढ़ेंगे, अभी इस लाइन को सिर्फ ऐसे ही पढ़ लीजिए। ठीक है, जहाँ आपको मैंने रैंक वगैरह भी बताया था कि वो आगे आएगी नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से आपको नोट करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, एंड फॉर दिस इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ये कंडीशन आपकी कैसी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आ रहा है आपका रैंक ऑफ ऑगमेंटेड ए की और ऑगमेंटेड ए की रैंक जो है वो इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि ए की जो भी मैं रैंक निकालूंगी, ऑगमेंटेड ए क्या थी, उसमें मैंने बी का कॉलम भी ऐड कर दिया था, जब मैं बी का कॉलम उसमें ऐड करूंगी तो ए की रैंक में कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। अगर ए की रैंक उससे ऑगमेंटेड ए की रैंक जो है वो ए से क्या हो रही है, बड़ी आ रही है, यानी कि बी का कॉलम ऐड करके उसके रैंक में जो है इंक्रीज हो रही है, इट मींस उस जो इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इक्वेशंस क्या कहलाएंगी आपकी, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन has not the solution then it is called inconsistent। और इसकी यहाँ साथ में आके दी हुई है आपकी कंडीशन भी दी हुई है, कंडीशन है आपकी रो ऑफ ए इज ग्रेट, रो ऑफ ए इज लेस देन रो ऑफ ऑगमेंटेड ए। ये अभी आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में इसमें आएगा कि किस तरह से रैंक इंक्रीज हो रही है और कैसे इंक्रीज नहीं हो सकती है। एक ही पॉइंट दिया हुआ है, इफ एवरी रो ऑफ ए हैज पाइवटिंग पोजीशन, ये भी नेट का क्वेश्चन है, इफ एवरी रो ऑफ ए हैज पाइवटिंग पोजीशन देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। वहां पर पूछा था कि इफ एवरी रो ऑफ ए हैज पाइवटिंग पोजीशन देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इस जो थ्योरम है या ये इक्वेशन जो स्टेटमेंट है इसका कन्वर्स क्या ट्रू है या नहीं है, नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अच्छा, पाइवटिंग पोजीशन क्या होती है ये भी अभी आप आगे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 1 1 ये एक है, एक मैट्रिक्स दी हुई है आपकी ए मैट्रिक्स है सपोज 1 1 2 2, और यहाँ पर इसमें हमने 1 2 क्या है, इसका बी एलिमेंट होगा उसका, हमने ये ऑगमेंटेड ए बना लिया। तो यहाँ देखिए 1 1 1 2 2 2, जब आप इक्वेशन को a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा 2, 2 से 2 दोनों तरफ कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, तो फिर से इक्वेशन क्या बन गई आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये दिखाई देने में तो दो इक्वेशंस है, बट एक्चुअल इन एन एक्चुअल क्या है, ये एक ही इक्वेशन है। इक्वेशन क्या आ रही है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये सॉल्यूशन का आपका जो है इसका सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ये आपका कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका पॉसिबल आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आप y की वैल्यूज में सॉरी x की वैल्यूज में पुट करते चले जाएंगे और आपको क्या मिलता चला जाएगा, y की वैल्यू, या आप y की वैल्यू पुट करते चले जाइए, आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये एक नेट का पूछा हुआ आपका क्वेश्चन था। ये 3 इसकी डेफिनेशंस है, ये आप अच्छे से इसको
लर्न कर लीजिएगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए। ये आपने अब तक पढ़ा कि अगर रैंक ऑफ ए जो है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड ए से कम है, isn't it? अगर कम है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये बिल्कुल नोट करके रख लेना, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि ए की रैंक ऑगमेंटेड ए के बराबर है, तब क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल होंगी। अगर ए की रैंक ऑगमेंटेड ए के इक्वल है और वो रैंक कितनी आ रही है, एन आ रही है, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ रही है, x1 x2 अप टू xn के इक्वल आ रही है, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, यानी कि वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या आती है, अगर ए की रैंक ऑगमेंटेड ए के इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ अननोन से क्या है आपकी कम है, ठीक है, तो आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और कितने उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस तो मैंने बोल दिया, लेकिन मैं कितने उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, जिनकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, और कितनी डिपेंडेंट होंगे, जिनकी वैल्यू पुट करने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, तो उसमें आती है आपकी वैल्यू n माइनस आर प्लस वन, जहां पर r क्या होगी, a की रैंक होगी, ठीक है। मान लीजिए कि नंबर ऑफ अननोन्स किसी इक्वेशन में जो है, नंबर ऑफ इक्वेशन अननोन जो है 4 है आपके, ठीक है, उसकी रैंक कितनी आ रही है, 2 निकल कर आ रही है, तो उसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, आपकी होगी 4 में से 2 गए तो 2 और प्लस 1 3, 3 आपके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और चौथा क्या करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। या आप करके भी देख लीजिएगा, इसी तरह से इक्वेशंस निकल कर आएंगी, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, एंड a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। आपने भी ऊपर जो पढ़ी थी a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, जहां पर भी आपका a इंटू एक्स वेरिएबल के यहाँ RHS में क्या आ रही है इक्वेशन, इस तरह से 0 आ रही है, ये वेरिएबल में होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है, वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग कहलाती है। जैसे हर इसके साथ क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है, इसमें इक्वल पावर हर टर्म में क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर इक्वल होनी चाहिए, तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, वहां तो देखिए x की पावर 1 आ रही है हर टर्म के साथ, लेकिन b के साथ b क्या है, कांस्टेंट आ रहा है आपका, तो इस तरह की इक्वेशंस कहलाती हैं आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, और a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन ये लर्न कर लीजिएगा। और जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट की डिस्कवरी कहाँ से हुई है, जब डिटर्मिनेंट की डिस्कवरी जो है वो यहीं से हुई है। देखिए ये इक्वेशन आती है आपकी लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। फॉर दिस रूल सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने 12th क्लास में भी इस रूल से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि डिटर्मिनेंट ए का जो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी है, यानी कि a का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम ये क्रैमर रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आता है आपका, जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई थी, तो x1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, x2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a2 डॉट 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 x n अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a n इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आप पढ़ चुके हैं। जहां पर ai क्या होता था आपका, ai डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड ऑन द रिप्लेसिंग ith कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a बाय कॉलम ऑफ b, ठीक है। मान लीजिए सपोज कि आपकी इक्वेशन कितनी आ रही है, इक्वेशन आ रही है आपकी x1 x2 अप टू xn है, तो x1 फर्स्ट आपको फर्स्ट देखिए यहाँ पर अननोन है, फर्स्ट अननोन है, तो ai में से हम फर्स्ट रो को क्या कर देंगे, हम b से रिप्लेस कर देंगे, वो बन जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a1। x2 वाले टर्म में देखिए उसमें क्या करेंगे, x2 के अपॉन जब डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो हम उसमें सेकेंड वाली जो कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, किससे, b से रिप्लेस कर देंगे, वो बन जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a2। और ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, जो आपका ओरिजिनल a था, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वाला a था, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वेयर ai is denote the determinant obtained on replacing the ith column by determinant of a by the column of b, ठीक है। इन केस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 0, अगर आपका किसी केस में डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो वहां पर क्रैमर रूल जो है वो फेल हो जाएगा सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस के लिए, ठीक है। फॉर सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स क्रैमर रूल्स इज एप्लीकेबल व्हेन m इज इक्वल टू n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अभी जब मैं बात कर रही थी आपसे
कि नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो आपकी अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्रैमर रूल केवल क्रैमर रूल के साथ कंडीशन है, ये कुछ कंडीशंस में ही काम करता है, हमेशा काम नहीं करेगा, वरना हम सारी इक्वेशंस क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते और हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किन कंडीशंस में ये आपका जो है एप्लीकेबल होता है, जब नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो आपके इक्वल हो और साथ में कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका जीरो ना हो, यानी कि मैट्रिक्स ए आपकी कैसी हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तभी ये आपका क्या करेगा, वर्क करेगा, अदरवाइज क्रैमर रूल आपके वर्क नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट थ्योरम में होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे।